अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 1-2 मिनट लाइक ऑलवेज वेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरी आदत है एग्जैक्ट जो टाइम दिया उसके ऊपर फिर काम शुरू हो जाता है। लेकिन हमारी कौम थोड़ी सी ढीली है, थोड़ी सी नहीं, ढेर सारी ढीली है। तो लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स। कुछ और लोग ज्वाइन करते हैं तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के हवाले से है। उसमें कैसे हमने बनाना है। शुरू में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना और कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना मुश्किल लगते हैं। मतलब समझ नहीं आती उसमें क्या लिखें, कैसे शुरू कैसे करें, मिड में क्या हो, एंड में क्या हो। काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इंसान को, एंड इट हैपन्स विद एवरीबडी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो एंड स्टेडीली ठीक हो जाता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, जितना ज़्यादा आप उसको लिखते हो, जितना ज़्यादा आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो जो मैं बताऊंगा, जो वैसे आपको पता है या और टीचर्स आपको बताते हैं, जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर है। दे आर कन्फ्यूजिंग बट दे आर वर्थ स्पेंडिंग टाइम इन। ये ही वो क्रक्स हैं CSS का। इंग्लिश ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन के पेपर्स इन्हीं की बेसिस पे आपके, मतलब मेजॉरिटी इन्हीं दो में फ़ेल होती है। समटाइम्स कुछ लकी इनफ लोग होते हैं जो इस्लामियात में भी फ़ेल हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो आपकी इंग्लिश है। तो इसके ऊपर जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना अच्छा है। अभी हमारे हो गए हैं यहाँ पे स्काइप वालों, इसको रिकॉर्डिंग पे लगा लो, बल्कि मैं खुद लगा देता हूँ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ समटाइम्स मुझे जस्ट 1-आध मिनट दीजिएगा। हाँ जी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ आपको मेथडोलॉजीज़ बताएंगे। उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मेन आप कह सकते हैं आइडिया होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें रद्दोबदल हो सकती है, थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कोई हिस्से नहीं होते, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कोई डिवीजन्स नहीं होती। लेकिन आज के लेक्चर में आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसे कुछ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं बीच में भी रिपीट करता रहूँगा। देयर आर नो पार्ट्स इन एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ये एक ही पैराग्राफ होता है, मल्टीपल पैराग्राफ्स में आपने इसको डिवाइड नहीं करना। और जो जो हिस्से हैं आप लोगों की समझ के लिए मैंने उनको कुछ नाम दिया हुआ है। लेक्चर जब एंड होता है उसके बाद फिर हम कुछ डूज़ एंड कुछ डोंट्स देखेंगे। जो आपने इंट्रोडक्शन में कुछ डूज़ वो हैं जो आपने लाजमी करने हैं, और डोंट्स वो हैं जो आपने नहीं करने। फिर उससे उसकी लेंथ के हवाले से भी बात कर लेंगे, थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से भी बात कर लेंगे, और एंड पे क्वेश्चन आंसर भी रख लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का, अगेन आई विल रिपीट, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया, अदरवाइज देयर आर नो पार्ट्स। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज़, इसको मैंने नाम दिया हुआ है इंट्रोडक्टरी लाइन का। हालांकि ये एक लाइन नहीं होती, इसमें 4-5 सेंटेंसेस जो पहले आप लिखते हो वो इंक्लूडेड होते हैं पहले पार्ट में, लेकिन आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसका नाम ये रखा हुआ है। सबसे पहले आपने करना क्या है, यू आर ऑलवेज सपोज टू डायरेक्टली हिट द टॉपिक। इधर उधर की बातें नहीं करनी। कोई ये जो होता है ना, हिस्ट्री में चले जाना या किसी और चीज़ का रेफरेंस देना या कोई एग्जाम्पल के थ्रू आप उसको मेन बात की तरफ लेके आना, ये काम ना कीजिएगा।
दूसरे तीसरे चौथे सेंटेंस में आप वो काम कर सकते हैं, डायरेक्ट आपने ये इस काम को नहीं करना। भाई इसका कॉमन सेंस ही एक बात बताता हूँ, इफ़ समबडी आस्क्स यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ, तो 99.99% दैट पर्सन इज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग अपने नाम से शुरू करोगे, बिकॉज दैट इज द क्रक्स ऑफ योर इंट्रोडक्शन, दैट इज द मेन थीम ऑफ योर इंट्रोडक्शन। उसके बगैर आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अब अगर आप ये काम करते हो कि आप बोलो जी मतलब somebody asked me please introduce yourself, तो मैं कहूँ I did masters from this university, I did MPhil from there, my degree is in dentistry, I've been struggling through CSS as well since 2014, I'm teaching CSS aspirants, फिर कुछ अपना फैमिली बैकग्राउंड बता दूं, कुछ अपने एम्बिशंस इस तरह की चीज़ें बता दूं। एंड पे जाके अगर मैं कहूं, या पहली 2-3 लाइनों के बाद में जाके कहूं माय नेम इज़ गयास हाशमी, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। सेंस क्या बनता है कि टॉपिक को मैं डायरेक्टली हिट करूं, और टॉपिक क्या है कि आई शुड स्टार्ट विद आई एम गयास हाशमी या माई नेम इज़ गयास हाशमी, एंड देन मैं उससे आगे मूव ऑन करूं। सो योर फर्स्ट लाइन मस्ट डायरेक्टली हिट द टॉपिक। अब डायरेक्टली हिट कैसे करना है अपने टॉपिक को, उसमें एक तरीकाकार होता है कि कीवर्ड्स आपने देखने हैं। फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक लिया, टॉपिक क्या लें, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, या इज इस्लाम अ रिलीजन ऑफ पीस, ये टॉपिक फर्ज करें आपने ले लिया। अब इसमें यू हैव टू फिगर आउट द कीवर्ड्स। इस्लाम इज अ कीवर्ड, रिलीजन इज अ कीवर्ड, पीस इज अ कीवर्ड, इज इस्लाम अ रिलीजन ऑफ पीस। सो इस्लाम, रिलीजन एंड पीस, ये 3 आपके कीवर्ड्स हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप फर्स्ट सेंटेंस में मैक्सिमम कीवर्ड्स यूज करें। इफ यू यूज दीज 3 वर्ड्स तो ऑटोमेटिकली आप डायरेक्टली टॉपिक को हिट कर देंगे। अब मतलब अगर आपने इसके ऊपर कुछ लिखना हो, इज इस्लाम अ रिलीजन ऑफ पीस, आप मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे भी चैट में भी लिखता हूँ और इधर स्काइप पे भी लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको कैसे आपने करना है वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अगर हम ये लिख दें, मैं अब दोनों साइडों पे कैसे लिखूं, 1 मिनट रुके, मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ जो मैंने उधर लिखा है।
ये अगर हम इस तरह शुरू करें, मैंने यहाँ पे कर दिया, लिख भी दिया, Islam by its very meanings stands for peace and blessings, the only religion whose name is not personality based, rather an ambition to strive for. और वो एम्बिशन क्या है? ऑब्वियसली हमने उस पीस एंड ब्लेसिंग की बात कर ली। अब इसमें हमने मैक्सिमम कीवर्ड्स भी यूज कर लिए और डायरेक्टली टॉपिक को ऑटोमेटिकली हिट भी कर दिया। ये 2 टारगेट आपने ज़हन में रखने हैं। तीसरे नंबर पे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कैन द फर्स्ट लाइन बी अ कोटेशन, कैन वी स्टार्ट विद अ कोटेशन? उसके लिए सिंपल आंसर है, अगर आपकी कोटेशन ये पहले 2 रूल्स के ऊपर पूरा उतरती है। पहले 2 रूल्स क्या हैं? शुड ऑलवेज डायरेक्टली हिट द टॉपिक एंड मस्ट कंटेन कीवर्ड्स। अगर आपकी कोटेशन में टॉपिक को वो हिट भी कर रही है और उसके अंदर मैक्सिमम कीवर्ड्स भी मौजूद हैं तो यू कैन स्टार्ट विद इट, अदरवाइज अवॉइड कीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोटिंग समथिंग, कि आपको कोटेशन आती है तो आपने वो कोट करनी है, तो ये काम आपने नहीं करना। सो पहले 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई अभी तक वो ये हैं कि योर इंट्रोडक्टरी लाइन, द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे शुड डायरेक्टली हिट द टॉपिक, इट मस्ट कंटेन द कीवर्ड्स, it can be a quotation if it fulfills the first 2 requisites, prerequisites, जो भी आप उसे कह लें। ये जो पहली लाइन होती है, it should talk about essence of the topic, जैसा कि वो ऊपर मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है? अब ये जो आपने पहली लाइन लिखी, ये बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपके जहन में इसका मतलब वाजे है, आप समझते हैं इससे क्या मुराद है, लेकिन लाजमी नहीं पेपर चेकर के लिए भी इसकी अंडरस्टैंडिंग वैसी ही हो जैसी आपके लिए है, वो भी इससे वही मीनिंग्स निकाले जो आपने निकाले हैं, ये लाजमी नहीं होता। तो आपने क्या करना है? आपने इस पहली लाइन को एक्सप्लेन करना है, एटलीस्ट 3 to 4 सेंटेंसेस इसके बाद आपने लिखने हैं जो इस कॉन्सेप्ट को जो आपने पहली लाइन में ओपन किया उसको एलैबोरेट करें। सो एटलीस्ट 3 to 4 सेंटेंसेस मस्ट बी देयर टू इंट्रोड्यूस दिस वेरी फर्स्ट लाइन। अब यहां तक ये जो आप टोटल 4 से 5 सेंटेंसेस लिख चुके हो, ये आपका पहला पार्ट है। यहां तक यू मस्ट लेट द रीडर और पेपर चेकर नाउ कि आपने टॉपिक को प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। यहां से उसको आइडिया हो जाएगा कि आप वाकई ही ऑन ट्रैक हैं या आप पटड़ी से उतरे हुए हैं। इट शुड बी वेरी क्लियर एंड नॉट वेग। इसमें कोई अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो करते हैं जी, मतलब पाकिस्तान की कोई प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं ना, कोई पावर्टी लिख रहे हैं या कुछ इस तरह का टॉपिक लिख रहे हैं, तो ये लिख देंगे इट हैज़ मैनी सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑन द पाकिस्तानी कल्चर एंड दिस एंड दैट। अब ये क्या है? दिस इज समथिंग वेरी वेग। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, हर चीज़ में बस रट्टा लगाया हुआ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, और वही आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिख दिया। नहीं, ऐसा प्लीज़ ना कीजिए। आगे आपके पास पूरा ऐसे पड़ा हुआ है इस तरह की बोंगियां मारने के लिए। यहाँ पे प्लीज़ वेरी क्लियर रहिए। आपका माइंड पेपर चेकर को नज़र आना चाहिए कितना साफ, क्लियर कट और टारगेट के ऊपर डायरेक्टली बैठा हुआ है ये माइंड। ये दाएं बाएं की कहानियां या बोंगियां नहीं मार रहा, वेरी क्लियर एंड नॉट वेग एट ऑल। ये पहला पार्ट था जिसमें मैंने आपको चीज़ें समझा दी। डायरेक्टली हिट कीजिए टॉपिक को, 3-4 सेंटेंसेस उस पहली लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए लिखिए कि उससे आपका मुराद क्या था, और उसके बाद फिर आगे चलिए। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक लेते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं देखता हूं कि वो हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हम एक टॉपिक ले लेते हैं जो पिछले इलेक्शन में बड़ा फेमस था। ये 2018 के और 2013 के इलेक्शन में 2013 के इलेक्शन में भी वो बहुत फेमस था। टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट, इलेक्शंस लेटर, कि पहले अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए फिर इलेक्शंस होने चाहिए। अब इससे ये जो मैंने आपको अभी एक चीज़ समझाई है, जो मैंने अभी आपको एक बात बताई है, उस बात को हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि आपने पहली लाइन में डायरेक्टली टॉपिक को हिट करना है और दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन आपकी उस पहली लाइन की एक्सप्लेनेशन होगी। तो मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं।
और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इसमें आप कैसे लिखेंगे उसको। आप लोगों ने ये फेसबुक वालों परेशान नहीं होना, मैं इधर ही हूँ, मैं जस्ट वो लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली मिल जाए। चलें जी, ये मैंने इधर लिख लिया है, यहीं से मैं कोशिश करता हूँ फेसबुक पे भी सेंड कर दूँ। हाँ जी, हो गया। ऐसे हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई इससे डिसएग्री भी कर सकता है। अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम ग्रास रूट टू टॉप लेवल लीड्स टू a better choice of representatives and it creates a sense of responsibility among masses to question the elected। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अगर बेहतर करें ना तो हम एंड से पहले उस सेंटेंस को ख़त्म कर देंगे। अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम ग्रास रूट टू टॉप लेवल लीड्स टू बेटर चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, फुल स्टॉप। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी among masses to question the elected and sense of answerability among the elected. It creates a chunk of hard-working politicians and inculcates liability after decision making, which otherwise is least present in our political system। या in अगर आपने उसको जेनेरिक रखना है तो आप उसको जेनेरिक भी रख सकते हो। तो पहले सेंटेंस में आपने उसको डायरेक्टली हिट कर दिया और अगले एक दो सेंटेंसेस में उसी बात को एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट। ये फर्स्ट पार्ट था। कमिंग टूवर्ड्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, इसको मैंने नाम दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट का नाम था इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकंड पार्ट का नाम है एक्सप्लेनेटरी पार्ट। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था आपने आउटलाइन बनानी है तो उसके अंदर आपने पिलर्स ऑफ द एसे बनाने हैं। पिलर्स ऑफ द एसे वो मेन पॉइंट्स होते हैं, वो मेन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द आपका पूरा ऐसे घूम रहा है। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की कॉजेज़ हो सकती हैं, किसी चीज़ की रेमेडियल मेजर्स हो सकती हैं, किसी चीज़ के गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ हो सकती हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस हो सकता है। ये चार मैंने आपको वैसे एग्जांपल दे दी, किसी चीज़ के पिलर्स हो सकते हैं। अब आपने करना क्या होता है कि कंटेंट फ्रॉम पिलर्स ऑफ द एसे, यहां पे एक दो आर्गुमेंट वो प्रेजेंट करने होते हैं। ऑब्वियसली पिलर्स ऑफ द एसे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द मेन टॉपिक, तो वहां से आप एक या दो पॉइंट्स उठाएंगे जो आपको लगता है द वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स जो आपके पास हैं, वेरी लॉजिकल आर्गुमेंट्स जो आपके पास हैं, जो आपके पास बड़े ही ऑथेंटिक, जिनका रेफरेंस आपके पास बड़ा मजबूत है, जो टॉपिक के बारे में आपका परसेप्शन बड़े इजीली कन्वे कर सकते हैं, वो वाले एक या दो पिलर्स में से एक या दो पॉइंट्स आपने उठाने और यहाँ पे डिस्कस कर देने हैं। पहले चार सेंटेंसेस के बाद अगले तीन चार सेंटेंसेस इन पॉइंट्स के होंगे पिलर्स ऑफ द एसे से। अब ये सीक्वेंशियल और सिस्टमैटिक होने चाहिए। अब सीक्वेंशियल और सिस्टमैटिक से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आप कोई एक प्रॉब्लम वहाँ से उठाते हो जिसको आपने डिस्कस करना है, तो कोशिश कीजिए द मोस्ट प्रेसिंग जो प्रॉब्लम है, जो सबसे ऊपर आपकी प्रॉब्लम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगती है प्रॉब्लम, वो आप डिस्कस करें यहाँ पे। अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें उसने कॉजेज और सॉल्यूशंस भी पूछे हुए हैं, तो जो प्रॉब्लम आपने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करनी है उसी का लाइट सा टच आप सॉल्यूशन का भी दे सकते हैं, उसी प्रॉब्लम का। ये ना हो प्रॉब्लम आप कोई और डिस्कस कर रहे हो और सॉल्यूशन आप किसी और चीज़ का दे रहे हो, ये काम नहीं करना। इसलिए मैंने कहा कि इट मस्ट बी सीक्वेंशियल एंड सिस्टमैटिक। ये बात भी ज़हन में रखिए कि ये नहीं करना कि जितने पिलर्स ऑफ दी ऐसे आपने बनाए हैं वो सारे के सारे आपने डिस्कस करने हैं, नहीं, लाजमी नहीं है। एक या दो आर्गुमेंट आप वहां से उठाएंगे और वो जस्ट यहां पे डिस्कस करेंगे। ये जो आप पिलर्स डिस्कस करेंगे दे मस्ट बी इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। इन पिलर्स का ताल्लुक आपके पहले चार सेंटेंसेस से भी होना चाहिए, जो पहले मैंने आपको बताया, डायरेक्टली हिट करना है और उसको एक्सप्लेन करना है उनके साथ, और इसके बाद जो पार्ट आएगा उसके साथ भी वो लिंक्ड होने चाहिए।
ये अभी तक आप तकरीबन 8 या 9 सेंटेंसेस लिख चुके होंगे. दे मस्ट बी, दे शुड मेक सेंस एंड शो अ सेंट्रल आइडिया. वो टॉपिक से कभी भी आपने इंट्रोडक्शन में हटना नहीं है. जो मेन थीम है उससे आपने साइड लाइन नहीं होना. यू मस्ट ऑलवेज रिमेन रेलिवेंट टू द टॉपिक. डू नॉट डिस्कस एनीथिंग विच इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. कोई ऐसी चीज़ जो आपकी आउटलाइन का हिस्सा नहीं है उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने डिस्कस नहीं करना. यह आपका एक्सप्लेनेटरी पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट. सो ओवरऑल इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होंगी, डायरेक्टली हिट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, पिलर्स ऑफ द एसे में से कंटेंट लेके आएंगे और उनमें एक रब्त कायम करेंगे, लिंकेज कायम करेंगे और कोहेरेंस सेंट्रल आइडिया के साथ इन टच आपने रहना है. यहां तक समझ आ गई फेसबुक वालों और स्काइप वालों दोनों को? फेसबुक वालों जिंदा हो, अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए. ठीक हो गया. अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, विच इज सपोज टू बी, नेचुरली इट हैज टू बी योर थीसिस स्टेटमेंट. आप 8 से 10 सेंटेंसेस अभी तक लिख चुके हैं. अगले 1-2 सेंटेंसेस आपके थीसिस स्टेटमेंट होंगे. इट विल बी योर पॉलिसी अबाउट द टॉपिक. मतलब आप क्या सोचते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड. लाजमी नहीं पेपर चेकर उससे एग्री करता है या डिसएग्री करता है. आपकी पॉलिसी क्या होगी. आप किसी चीज़ से एग्री करो या डिसएग्री करो, ये आपकी सवाबदीद के ऊपर है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी क्लियर. ये वो मुकाम है जहां पे आपने पेपर चेकर को आगे का एक डायरेक्शन दे रहे हो कि आप आगे किस साइड पे जा रहे हो. यू आर एग्रीइंग विद द मेन आइडिया, मेन थीम जो उसने पूछा है, और यू आर डिसएग्री विद इट. अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट, इलेक्शंस लेटर. आप इसके साथ डिसएग्री भी कर सकते हो कि थ्रू इलेक्शंस आप आहिस्ता आहिस्ता भी अकाउंटेबिलिटी ले आ सकते हो. जो भी आप उसमें आर्ग्यूमेंट्स देना चाहो, आप उसके साथ एग्रीमेंट भी शो कर सकते हो. अब योर के ऊपर आपने फोकस रखना है. योर थीसिस स्टेटमेंट इज योर सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे अराउंड विच योर एसे हैज टू सर्कुलेट. सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट द टॉपिक. आपका स्टांस क्या है, और यही वो स्टांस है जिसके ऊपर आपके तमाम पिलर्स बेस कर रहे हैं. यही वो स्टांस है जिसके ऊपर आपके तमाम आर्ग्यूमेंट्स बेस कर रहे हैं. इस स्टांस से आपने पूरे ऐसे में हटना नहीं है. ये आपने यहां पे एक्सप्लेन करना होता है. कोई ऐसा टॉपिक जिसमें क्वेश्चन मार्क हो एंड पे, इज इस्लाम अ रिलीजन ऑफ पीस, आगे क्वेश्चन मार्क है. यहां पे 110% थीसिस स्टेटमेंट आपने देनी है और उस स्टांस के साथ एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट लाजमी शो करना है. समटाइम्स जेनेरिक टॉपिक आ जाता है, डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस, या कुछ हिस्सा का एक टॉपिक था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इस तरह का आ सकता है. तो उसमें मतलब इसमें भी स्टिल यू कैन मेक अ थीसिस स्टेटमेंट. कोशिश कीजिए आप हर टॉपिक में एक थीसिस स्टेटमेंट बनाएं. अपनी पॉलिसी, अपना आपकी राय जो है, ऑब्वियसली वो आर्गुमेंट्स पे बेस करेगी, रेफरेंस पे बेस करेगी, विदाउट रेफरेंस तो नहीं होगी. तो कोशिश कीजिए हर एक के एंड पे दीजिए. सो इसको अगर हम क्रक्स करें आज के लेक्चर का, वो ये बनता है कि आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में यू आर सपोज टू डायरेक्टली हिट द टॉपिक, देन एक्सप्लेन इट, then add arguments from the pillars of the essay, then give your thesis statement. ये 4 हिस्से हैं आपके टोटल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के. इसको जब आप कर लें उसके बाद फिर कुछ डूज एंड डोंट्स हैं. अभी चूंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर में तो आप नहीं बैठे हुए, तो आपके पास बेहतर चांस है इस चीज़ को प्रैक्टिस करने का. जब आप कर चुके हैं तो उसके बाद अपने आप से पूछा करें कि कौन सा पॉइंट है, कौन से डूज हैं जो मैंने शामिल किए हैं, कौन से डोंट्स हैं जो मैंने मिस किए हैं. अब डूज ऑफ इंट्रोडक्शन कुछ देख लेते हैं. इट शुड बी अपीलिंग एंड माइंड कैचिंग. इट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड. मैच्योर लैंग्वेज होनी चाहिए. कन्विंसिंग और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होने चाहिए और सिमेट्रिकल होना चाहिए. गंद नहीं मारना.
स्टूडेंट्स अक्सर मुझे टास्क भेजते हैं तो वो जैसे नहीं हम लोग 8वीं 10वीं जमात में हरकतें करते थे, पेज के एंड पे एक वर्ड पूरा नहीं हो रहा तो बस वो लिखना ही लिखना होते, वो उसको कूची मूची मार के छोटा छोटा करके वहाँ पे कंप्लीट कर देना है। एक लाइन है उसके आगे पूरे 1.5 इंच जगह छोड़ी हुई है, दूसरी लाइन है उसमें फिर कूची मूची मारी हुई है, तीसरी लाइन में फिर कुछ और काम किया हुआ है, वो बराबर की हुई है। इस तरह उसमें सिमेट्री नज़र नहीं आती, खूबसूरती नज़र नहीं आती। तो हम कोशिश कीजिए कि सिमेट्रिकल हो। राइटिंग के ऊपर तो आपने फोकस करना ही करना है, एट द सेम टाइम ये भी आपने जेहन में रखना है। सो ये ओवरऑल मैंने एक वो किया था मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन के रिलेटेड। सिंपल काम है, इधर CSS क्लब में बहुत ज़्यादा पोस्टें डेली हो जाती हैं। अगर आप किसी बंदे की पोस्ट ढूंढना चाहें तो CSS क्लब ओपन करके उसके अंदर वो जो सर्च बार है उसमें आप उस बंदे का नाम लिख सकते हैं। मतलब मेरा आपने कोई पोस्ट सर्च करनी है, मेरा सिंपली नाम लिखिए मोहम्मद गयास हाशमी, जो मेरा पूरा ID है, उससे रिलेटेड जितनी पोस्टें हुई हुई हैं ना, चाहे मेरे कमेंट्स हैं चाहे मेरी पोस्टें हैं, वो सारी आ जाएंगी, आप इजीली उसको देख लोगे। मैंने एक कुछ दिन पहले पोस्ट की थी मैच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन के हवाले से, उसको आप पढ़ लीजिएगा। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो होना चाहिए। ये हैं डूज ऑफ इंट्रोडक्शन। कुछ हैं डोंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी लेंथी। लेंथ इन माई ओपिनियन शुड बी मैक्सिमम 1 पेज। जो एक साइड होती है ना पेज की, वो मैक्सिमम उतना आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उससे 1-2 लाइनें नीचे से कम हो तो ज़्यादा बेहतर है, 3-4 बेशक कम हो जाएं, वहीं पे आपका दूसरा पैराग्राफ शुरू हो जाए तो 2-3 लाइनें एंड पे छोड़ दें, बेशक उससे दूसरा पैराग्राफ कर लें। तो इतना आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा लंबा ना कीजिए। और तकरीबन 80% ऑफ योर पेज, 80% ऑफ योर पेज से कम नहीं होना चाहिए, मतलब वो फिर ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। इट शुड नेवर बी इररेलेवेंट। कभी भी ऐसा एक आर्गुमेंट भी टॉपिक से हट कर आपने प्रेजेंट नहीं करना यहाँ पे। और इसमें एक चीज़ बिग डोंट है, स्पेलिंग के, स्ट्रक्चर के और ग्रामर के एरर्स नहीं होने चाहिए। टेंस आपका यहाँ पे आगे जाके आप फिर कोई शुगर लगा सकते हैं, कोई शुरली छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आपने कोई शुरली नहीं छोड़नी। ये था आज का लेक्चर। आज 10 तारीख है, हाँ 11। कल आप लोगों ने स्काइप वालों जो मैंने टास्क दिया था ऐसे वाला, वो कल आपने सबमिट करवाना है मुझे लाजमी 4 बजे से पहले पहले, और उसकी वैल्यूएशन करूँगा। अब अगर कोई क्वेश्चंस हैं जी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हो, फेसबुक वालों आप भी और स्काइप वालों आप भी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, व्हाट अबाउट इट्स इंट्रोड्यूसिड ट्रैप। बच्चे ये आपका टास्क है और ये आपने करना है। अब अभी से मैंने अगर एक्सप्लेन कर देना है फिर आपके टास्क का क्या मतलब हो गया। आपने ये करना है, उसमें गलतियां करेंगे, ऐसे में इंट्रोडक्शन में जिसमें भी गलती करेंगे वो गलतियां मैं मेंशन करूंगा तो आप उससे लर्न करेंगे ना। अगर मैंने खुद ही बता देना तो फिर आप गलतियां नहीं करेंगे और आप फिर लर्न नहीं करेंगे। मुझे यहाँ पे कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे फेसबुक वालों के? जी बिल्कुल, आप एवरी इंट्रोडक्शन में आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। इट इज़ कैंडिडेट मस्ट इनकॉर्पोरेट आउटलाइन इन इंट्रोडक्टरी राइटिंग। वो इनकॉर्पोरेशन से मुराद ये होता है कि आपने वो जो मैंने बताया ना पिलर्स ऑफ दी एसे, उसके जो आप 1-2 आर्गुमेंट इनकॉर्पोरेट करेंगे, इंट्रोडक्शन को जो आप स्टार्ट करेंगे, उसका जो थीसिस देंगे, तो ओवरऑल वो सारे की इनकॉर्पोरेशन होगी। Would it not be better to begin the paragraph from the global level and coming down to the asked topic? नहीं, I don't agree with it. इसी तरह है, I ask you, साकिब प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आप पहले अपने अबाउ अजदाद का नाम बताएं, फिर आप अपने वाले साहब का नाम बताएं, फिर आप अपने भाइयों का नाम बताएं और फिर आप अपना नाम बताएं। ये इस तरह का कुछ हो जाएगा। वोकैबुलरी के रिलेटेड मैं कल एक पोस्ट करूँगा
उसे पढ़ लीजिएगा। इन जनरल पार्ट वी कैन डिफाइन और कैन गिव हिस्टोरिक बैकग्राउंड। हाँ, जब आप पहले सेंटेंस में आपने डायरेक्टली टॉपिक को हिट कर लिया ना, उसकी एक्सप्लेनेशन में आप थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहें इधर उधर की, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो, उसमें कोई आपको वो पूछने खींचने वाला नहीं है। स्काइप वालों, आपके सवालात ख़त्म हो गए हैं? आप लोगों ने 2001 एंड 2002 की प्रेसी की थी, उससे मुराद ये नहीं है कि उस करने के बाद आपने बस बैठ जाना है। आप अगले 2 दिन लेकर 2003 और 2004 की प्रेसी करें और वो परसों तक सबमिट करवाएं। जी बिल्कुल, आप हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव डिस्कस कर सकते हैं अगर आपका पेपर, आपका वो जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली आपको उसके बारे में पूछ रहा है। अगर वो नहीं पूछ रहा तो 1-2 पैराग्राफ हिस्टोरिकल एविडेंस के काफ़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पिलर बना के और 8-10 आर्गूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे का सीक्वेंस किस तरह होता? फर्स्ट आउटलाइन, थीसिस स्टेटमेंट, देन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और समथिंग एल्स। पहले आपकी आउटलाइन होती है, आउटलाइन में अगर आप थीसिस स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो आपके इंट्रोडक्टरी पिलर के नीचे आएगी। अगर ना भी दें तो फिर भी गुजारा हो जाता है। और अगर उसके बाद फिर आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, उसके बाद वो एंड होता है आपकी आउटलाइन के ऊपर, सॉरी थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर, उसके बाद बॉडी ऑफ द एसे और उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा कल मोस्ट प्रोबेबली वो बॉडी ऑफ द एसे के ऊपर होगा। एग्जैक्टली ऐसे जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इट स्टार्ट्स जनरली एंड एंड स्पेसिफिकली विद योर फाइनल पॉलिसी अबाउट द टॉपिक। Some books on any other stuff to read to get the ideas for essay writing। ऐसे राइटिंग के लिए अपना नॉलेज एनहांस कीजिए, रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, बुक्स जनरली पढ़ा करें, रिसर्च पेपर हाली गूगल के ऊपर सर्च ना किया करें। scholar.google.com पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे, थीसिस मिलेंगे लोगों के, इस तरह की चीज़ें आप मिलेंगी और वो ऑथेंटिक डाटा होता है, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स और वो जितनी चीज़ें होती हैं वो रेफरेंस के साथ होती हैं। If the CSS essay consists of 3 parts and the student sheds light on only 2 parts and inadvertently skips 1 part, can he still pass the essay if his arguments are well structured and convincing? इसमें सिंपल से एक चीज़ मैटर करती है, अगर if you have convinced the paper checker, उन 2 पार्ट्स में ही अगर आपने उसे कन्विंस कर दिया है, अपने आर्गूमेंट्स अच्छे दे दिए हैं और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी है, आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, तो वो आपको पास कर सकता है। रीडिंग स्किल्स पढ़ने से बेहतर होंगी और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। Length of a sentence, short sentence are often understandable. I recommend writing short sentences. जितना लंबा सेंटेंस लिखेंगे उतना उसमें चांसेस हैं गलती के, उतना आप ग्रामेटिकल एरर्स या पंक्चुएशन का या कुछ इस तरह का एरर करने के ज़्यादा चांस हैं। तो जितना छोटा सेंटेंस हो उतना अच्छा है, उतना वो खूबसूरत भी लगेगा। हाँ, अगर इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप लंबा सेंटेंस लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिए, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई आपको गलत बात नहीं है उसमें। जिन लोगों के क्वेश्चन मिस हुए हैं, मुझे यहाँ पे वो आज कमेंट्स शो नहीं हो रहे, जो सामने हो रहे हैं 2 या 3, उन्हीं को मैं जवाब दे पा रहा हूँ। जिनके मिस हुए हैं उनको मैं बाय एंड ऑफ द लेक्चर यहीं पे इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अपना ध्यान रखिए। इडियम्स और फ्रेजेस अगर आपने नहीं ऐसे में यूज़ करने तो फिर कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, ज़रूर इस्तेमाल करें। अपना ध्यान रखिए, खुशबाश रहिए, दुआओं में याद रखिए। कल मिलते हैं इंशाल्लाह अगले क्लास के साथ।